गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सेमा रोटी बैंक फाउंडेशन के आज के इस मॉर्निंग वेबिनार में आप सभी उपस्थित भाई और बहनों का हार्दिक अभिनंदन। उपस्थित पहले सबसे पहले मैं हमारी सेमा रोटी बैंक फाउंडेशन की संस्था को नमन करता हूं। उसके बाद हमारी संस्था के जनक प्रणेता, हमारे चेयरमैन सेक्रेटरी हमारे डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती सर को नमन करता हूं। हमारे राजेश ठाकुर जी को नमस्कार करता हूं और सभी उपस्थित हमारे जो हमारे कोऑर्डिनेटर है, नेशनल कोऑर्डिनेटर, नेशनल वाइस कोऑर्डिनेटर और सभी स्टेट कोऑर्डिनेटर को हार्दिक नमस्कार करता हूं। और सभी लगभग 224 पार्टिसिपेंट हमारे वॉलंटियर्स को हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं आज के इस सेशन की शुरुआत करता हूं। तो साथियों, आज का जो सेशन है जो कि हमारे व्यावहारिक जो हम काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसमें व्यावहारिक कुछ बातें हैं जो हमारे को डिस्टर्ब भी करती है और हमें प्रोग्रेस भी करती है। उसी एक ही उसमें दोनों चीज है, जहां डिस्टर्बेंस है वहां प्रोग्रेस है। तो इस ऐसे में 3 टॉपिक पे आज बात करने वाला हूं। मेरा पहला टॉपिक है लोगों का आना और लोगों का जाना। लोगों का आना वर्सेस लोगों का जाना, पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है मेरा परिवर्तन से प्रोग्रेस वर्सेस प्रोग्रेस से परिवर्तन। और तीसरा टॉपिक है मेरा समस्या का आना और वर्सेस समस्या से सुधार होना। ये 3 मैं टॉपिक पर आज बात करने वाला हूं। आप थोड़ा गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये व्यावहारिक बातें हैं जो हमें दैनिक जीवन में हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ काम करते हुए या किसी भी प्रोजेक्ट के साथ काम करते हुए ये स्वाभाविक है, इस तरह का होता है। लेकिन उसको हम किस अंदाज से, किस नजरिए से देखते हैं और उसमें क्या सॉल्यूशन सोचते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि लोगों का आना और लोगों का जाना। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, ये ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमारा रॉ मटेरियल लोग होते हैं। लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जो भी है, क्योंकि उनको जोड़ने के लिए हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। जो हाँ बोलता है वो हमारे सिस्टम में जुड़ जाता है, जो ना बोलता है वो हमारे सिस्टम में नहीं जुड़ता है। हम जब प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, हम प्लान बताते हैं और उसके बाद जब जो व्यक्ति हाँ कर देता है, हम उसका रजिस्ट्रेशन करके उसको इस सिस्टम में जोड़ देते हैं। यानी हम यूं माने तो जो जुड़ गया हमारे सिस्टम में सिलेक्शन हो गया उसका, और जो नहीं जुड़ा वो रिजेक्ट हो गया। इस तरह से हम मानते हैं इसको। अब जुड़ना और लोगों का जोड़ना, ये हमारा इसका प्रोसेस है। सबसे पहला काम ही हमारा ये है कि जो प्रोजेक्ट हमारा वॉलंटियर्स क्रिएटमेंट, जो हमारा मिशन है, जहां पर हम कम्युनिटी बिल्ड करने का काम कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला काम ही हमारा यही है कि हमें लोगों को, समूह को यहाँ पर जोड़ना है, समूह बनाना है, लोगों को इस सिस्टम में इनवाइट करना है और इनवाइट करने के बाद उनको इस सिस्टम को जानकारी दे करके और उनको अगर वो हाँ बोलता है तो उनको रजिस्टर्ड करके इस संस्था के साथ जोड़ना है। सबसे पहला प्रोसेस हमारा यही है। तो हम ये मान के चले कि कई बार क्या होता है कि लोग जोड़ने की बात जब करते हैं और जब लोगों को प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हैं तो रिजेक्शन ज्यादा होता है। लोग हाँ कम करते हैं, हाँ कम करते हैं और ना ज्यादा करते हैं। तो आप उसको अगर इसी तरह से समझते हैं कि आप किसी भी अगर जॉब के इंटरव्यू में जाते हैं, गवर्नमेंट की जब जॉब वैकेंसी निकलती है तो वहां पर अगर 100 लोगों को लेना है, उनको 100 लोगों की पोस्ट उनके पास रिक्वायर्ड है, उनकी जरूरत है उनको भर्ती करने की, उनको सिलेक्शन करने की, तो जब वो उसके लिए अनाउंस करते हैं कि ये पोस्ट के लिए ये इंटरव्यू या ये एग्जाम या उसका ये क्राइटेरिया है, तो उसके लिए आप संख्या देखिए। 100 लोगों की भर्ती के लिए हजारों लोग, कई बार तो 10-10, 20-20, 50-50 हजार लोग अप्लाई करते थे उसके लिए। अब इतने लोग अप्लाई करते तो वो भी हर आदमी यही उम्मीद करके करता है कि मेरा नंबर लग जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं उसमें मुझे जॉब मिल जाए। लेकिन उसके बावजूद भी मिलता कितने लोगों को है?
केवल जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उतने लोगों को मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने लोगों ने वहां पर उसके लिए फाइट किया है, चाहे वो रिटर्न टेस्ट फाइट किया हो, एग्जाम फाइट किया हो या इंटरव्यू फाइट किया हो, लेकिन उसके बावजूद उसकी तैयारी करते हैं वो पूरी, वो हर आदमी इस तैयारी में करता है, रहता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी सिलेक्शन उतना ही होता है जितना उनका क्राइटेरिया है, जिसका परसेंटेज अगर निकालें तो 0.1% या 2% या पॉइंट में होता है वो। अब हम क्या मानते हैं, अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम क्या मानते हैं, चलो हमारा लक या हमारा भाग्य हमारा अभी नहीं हुआ है, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, फिर और कोई ट्राई करते हैं। तो इसी तरह से उसमें प्रक्रिया चलती है। जो एक जॉब है जिसका एक फिक्स सैलरी है, 10,000, 20,000, 50,000, उसका एक सैलरी है, और वो सैलरी उसको तब मिलेगी जब उसको वहां पर पूरी जिम्मेदारी से काम करना हो। और जिम्मेदारी मतलब 8 घंटा 10 घंटा जो भी वहां का शेड्यूल है, जो भी वहाँ अनुशासन के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में हम काम करते हैं, तब हमको सैलरी मिलती है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम बता तो हर किसी को देते हैं इस सिस्टम के बारे में, और उसके बाद हमको जो उसका फीडबैक मिलता है, कई लोगों के सवाल होते हैं, कई लोग डिसीजन नहीं कर पाते, कई लोग नेगेटिव सोचते हैं, कई लोग अपने अपने अंदाज में जिनका जैसा नजरिया है सोचने का, देखने का, वो वहां पर देखते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि हमारा फिर भी अगर हम अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं, इस श्री मारुति बैंक फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ, बाकी अदर नेटवर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, श्री मारुति बैंक फाउंडेशन का अगर हम प्रॉपर प्रेजेंटेशन देते हैं तो यहाँ पर जो रेशियो है वो रिवर्स है। बाकी नेटवर्क कंपनी में रेशियो जो लॉ ऑफ एवरेज है वो 20% होता है। अगर आप 10 लोगों से बात करो तो 2 लोग आपके साथ एग्री होंगे, 2 लोग आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपने प्रॉपर, अगर संस्था के उद्देश्यों के साथ में प्रॉपर प्रेजेंटेशन किया, या आपने उनको इनवाइट किया सेमिनार वगैरह में, या प्रॉपर जो एक्सपर्ट है अगर उनसे हमने इसको करवाया, तो 80% यहाँ पर ज्वाइनिंग का रेशियो है। यानी 10 में से 8 लोग जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। 2 लोग भी डायरेक्टली मना नहीं करते, लेकिन वो सोचने के लिए वक्त लेते हैं। यानी देखा जाए तो 100% लोग यहाँ पर इस सिस्टम में आने की इच्छा तो जाहिर करते हैं, लेकिन उसमें से 80% लोग हमारे साथ एसोसिएट हो जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये हमारा रॉ मटेरियल है इस प्रोजेक्ट का। इस प्रोजेक्ट में, हर प्रोजेक्ट में रॉ मटेरियल से ही फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ये हमारा रॉ मटेरियल है, लोग इकट्ठे होते हैं, आते हैं, और उसके बाद जब यहाँ पर काम शुरू करते हैं तो उनके साथ भी वही होता है, वो भी ऐसे लोग को अप्रोच करते हैं, फिर उनके साथ भी कुछ लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग ना करते हैं। यही हमारा प्रोसेस है, लोगों का आना और लोगों का जाना। अब ये तो लोगों का आने की बात हुई, लोगों का जाना कैसे, मतलब जो लोग आ जाते हैं सिस्टम में उसके बाद भी क्यूट कर जाते हैं, चले जाते हैं। तो वो कैसे होता है कि जॉब में भी एक होता है, आपको पता है कि जॉब में प्रोबेशन पीरियड होता है, या उसका ट्रेनिंग पीरियड होता है, या उसको क्या बोलते हैं अलग अलग वर्ल्ड में, वो होता है कि 6 महीना बाद उसको परमानेंट किया जाएगा, या उसको 1 महीना 2 महीना 3 महीना एक टाइम होता है, उसके अंदर वो परफेक्शन करता है, सही परफॉर्म करता है, तो उसको आगे परमानेंट किया जाता है। इसी तरह से हमारा भी ऐसा है कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना आदमी काम करता है और सिस्टम में वो मिक्स नहीं हो रहा है, सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है, एजुकेशन के साथ नहीं आ रहा है, और वो कहीं भी कुछ भी जैसे उसको समस्या आई, लोगों को जोड़ने में या काम करने में समस्या आई और प्रॉब्लम आई, तो उस प्रॉब्लम को लेकर के या कंपनी के बारे में गलत फहमियों को लेकर के या किसी के नेगेटिव उसको काउंसलिंग करने से वो आदमी इस सिस्टम से क्विट कर जाता है। उसका कारण क्या है कि वो प्रॉपर सिस्टम में नहीं आया, उसने एजुकेशन नहीं लिया और उसने इस सिस्टम को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया, तो वो यहाँ से क्यूट कर जाता। तो ये चलता है, जो नहीं सीखेगा वो क्यूट करेगा, जो अपने आप की सोच को नहीं बदलेगा वो क्यूट करेगा। लेकिन जो आकर के, जैसे स्कूल में जब बच्चा एडमिट होता है, एडमिशन लेता है, तो उसको 1 महीना 2 महीना स्टडी करने के बाद एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को उसको पास करना होता है, फिर उसका एग्जाम होता है, क्वार्टरली हाफ ईयरली एग्जाम होता है,
उसको पास करना होता है, फिर उसके बाद उसका ईयरली एग्जाम होता है, उसको पास करना पड़ता है, तब जाकर के उस क्लास को पास करके वो अगली क्लास में जाता है। तो वहां पर जो बच्चा पढ़ाई करेगा, जो वहां के जो होमवर्क दिया गया है उसको करेगा, तभी तो वो पास होगा, तभी अगली क्लास में जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये सब कुछ करने से आदमी मतलब के लिए मेंटली तैयार नहीं होता है। वो सब इजी हो, सब बस जुड़ गया, लोग जुड़ जाए और पैसा आता रहे, ऐसा सोच करके वो इस सिस्टम को पूरा फॉलो नहीं करता है, क्योंकि एजुकेशन के पार्ट के साथ नहीं आएगा। और वो इस एग्जाम को, यानी जो टेस्ट है, जो बीच बीच में जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को अगर वो उससे पार होने की कोशिश नहीं करेगा, ये बाधाएं मतलब एग्जाम, समस्याएं मतलब एग्जाम, आपको एग्जाम पास करके तो आप उस समस्या से बाहर हो गए, और आपने एग्जाम पास नहीं किया तो आप उस समस्या से वही रुके रह गए। तो इस तरह से हमारा ये मान के चलना है कि हमें जो भी समस्याएं आ रही है, या हम उस सिस्टम को, उस एजुकेशन को प्रॉपर लेने के लिए तैयार नहीं है, सीखने के लिए तैयार नहीं है, एग्जाम देने के लिए तैयार नहीं है, तो हम अपग्रेड आगे नहीं बढ़ पाते, अगली क्लास में नहीं जा पाते। ठीक उसी तरह का प्रोसेस भी हमारे इसमें है कि जो व्यक्ति हमारे सिस्टम में नहीं आएगा, सीखेगा नहीं, वो बाहर जाएगा, और जो सीख आने के बाद यहाँ पर अपलाइन ने जैसे बताया है उसको, उसकी बात मानेगा, संस्था पे अपना विश्वास करेगा, समर्पण करेगा, और अपना जो लक्ष्य है उसको निर्धारित करेगा, ये पक्का मानेगा कि मुझे इस संस्था में आया हूँ। जैसे स्कूल कॉलेज में जब जाता है तो उसका एक लक्ष्य होता है कि मैं इतना क्वालिफिकेशन लूंगा, इतनी क्लास तक पढ़ूंगा, उसके बाद फिर जॉब या उसका करियर की बात सोचता है। यहाँ पर पहले दिन से एडमिशन के साथ ही हम उसको दोनों चीज होते हैं, एजुकेशन प्लस करियर, दोनों साथ साथ चलता है यहाँ पर। तो ये बहुत अजीब बात है कि वहाँ 15 साल पढ़ने के बाद 15 साल तक उसको जॉब की कोई बात ही नहीं है, उसके बाद जाकर के वो सोचता है, तो उसमें 15 साल उसने जिंदगी के देता है, और उसके बाद पैसा भी खर्च करता है, मेहनत भी करता है, तब जाकर के कहीं कैरियर के लिए वो लायक बनता है। और यहाँ पर पहले दिन से जो आया है उसको सीखते हुए, एजुकेशन लेते हुए करियर उसको बनाना होता है। तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है, लेकिन उसको उस वे में थिंकिंग क्या है, सोचता कैसे है, उसी सोच को बदल करके यहाँ पर उस एजुकेशन के सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है, तो निश्चित रूप से वो आगे अपनी एग्जाम को पास करता है और आगे बढ़ता है। तो लोगों का आना, लोगों का जाना, ये दोनों यहाँ पर इसी तरह का होता है। अब लोग जा रहे हैं तो कुछ लोग ये तो है, अरे वो तो उसको छोड़ गया, ये इसको छोड़ गया, तो वो भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने आगे का जो सिलेक्शन किया था, उसको यहाँ पर एडमिशन दिया था, उसको जॉब में सिलेक्शन तो कर लिया, लेकिन वो जॉब को अगर ढंग से नहीं कर पा रहा है तो उसको आउट कर दिया जाता है। इसी तरह से ये मान के चले कि उसका सिलेक्शन रिजेक्ट हो गया, इसलिए वो बाहर गया। जिसका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा वो यहाँ पर रहेगा। तो हमारे साथ जो है उनका सिलेक्शन हुआ है और वो कंफर्म हुए हैं, वो एग्जाम में पास हुए हैं, वो लोग यहाँ पर है। अब आगे भी एग्जाम होगी और आगे बढ़ना है। आपको जितने लेवल हमारे पास है, आप हर लेवल को एक क्लास मान सकते हैं। 10 लेवल का मतलब 10 क्लास। अब आपने एक लेवल अचीव किया मतलब आपने पहली क्लास पास की है। आप दूसरे लेवल पे जाएंगे, उसको अचीव किया है, वहां तक आप पहुंचे, इसका मतलब दूसरी क्लास पास की है। तो हर लेवल के साथ एग्जाम है। एग्जाम में क्या आपका अपग्रेड करना है, आपको सीखना है, आपको आगे टीम बनानी है कंडीशन के हिसाब से। तो इस तरह से हम चलेंगे तो 10 क्लास हम पास करेंगे। 10 क्लास में इसकी पूरी क्वालिफिकेशन हो जाती है, और वहां पर आपको जो आपको बताया गया है, जो आपको कैरियर, जो आपका सपना, जो आपका लक्ष्य, सब कुछ वहां पर पूरा हो जाता है। तो लोगों का आना और जाना, इसको हमें बिल्कुल दिमाग में ये नहीं रखना है कि प्रॉब्लम की वजह से लोग जाते हैं। प्रॉब्लम की वजह से लोग तब जाते हैं जब उसको समझने की कोशिश नहीं करते, उसको सीखने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो तो लाइफ का पार्ट है। हर व्यक्ति के लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जैसे मैं जिस एरिया से हूँ, मैं कोटा राजस्थान से हूँ, और राजस्थान की बात करें हम, तो राजस्थान स्टोन के मामले में है। स्टोन, अलग अलग तरह का स्टोन, कोटा स्टोन हुआ, मार्बल स्टोन हुआ, धौलपुर स्टोन हुआ, डाबी स्टोन हुआ, अलग अलग नाम से यहाँ पर स्टोन, फेमस स्टोन निकलता है, जो पूरे इंडिया में नहीं वर्ल्ड में सप्लाई होता है। मैं ऐसे एरिया से हूँ जहाँ पर स्टोन की माइंस है। अब मेरे कई मित्रों की माइंस भी है। मैं जब उनकी माइंस पे जाता हूँ, देखता हूँ, तो पहले तो महंगे, बहुत भारी कीमत में उस जमीन का टुकड़ा खरीदते हैं जहां पर उसको माइंस लगानी, क्योंकि वो माइंस डिपार्टमेंट देता है।
अब उसके बाद उसको वहां से प्रोडक्शन निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, वो अपने सारी मशीनरी और अपना लेबर उस पर लगा करके उसका काम शुरू करता है। तो जब काम शुरू करता है तो ऊपर से जब खुदाई करता है तो उसको क्या मिलता है, जिसको हमारे यहाँ तो मलबा बोलते हैं, मलबा वेस्टेज, वो निकलता है। और वो काफी गहराई तक, 50 फीट 100 फीट गहराई तक उसको यही वेस्टेज ही मिलता है। उसके बाद जाकर के उसको वो चीज जिसके लिए उसने वो माइंस लगाई है, जो स्टोन जिस जो क्वालिटी का चाहिए, वो निकलने लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर उसने अगर 1 फीट 2 फीट 5 फीट अगर खोदा और उसको मलबा ही निकला, तो क्या करेगा, वो 5 फीट 10 फीट खोद करके छोड़ के चला जाएगा? उसने जो पैसा खर्च किया है, उसने जो उस पे एक्सपेंसेस किया है, उसको छोड़ के चला जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसको मालूम है कि ये तो प्रूव है, क्योंकि वो माइंस डिपार्टमेंट ने ये प्रूव किया है, ये वहां पर सर्च किया है कि यहाँ पर पत्थर है, वो क्वालिटी है जो जो हमको चाहिए, तभी उसने माइंस का उस जमीन का पैसा दिया है। तो अब वो उसको निरंतर वहां तक नीचे तक जाकर के वो उसकी खुदाई करेगा, उस मलबे को बाहर निकालेगा, उसके बाद उसको प्रोडक्शन निकलेगा। तो ये जो मलबा है, ये हर सिस्टम का पार्ट है। वेस्टेज हर सिस्टम में होता है, और वो वेस्टेज को हमें आउट करना पड़ता है, तब फाइनल प्रोडक्ट आता है। अब ये जो वेस्टेज है, जो मलबा है, इसका भी रोल तो है, ये भी काम तो आता है। इसको हम भले ही यहाँ से उठा करके कहीं बाहर कर देते हैं, लेकिन वो बाहर जाके किसी के मकान के बनने में, वहां पर उसको फिलिंग में काम आता है, फिलिंग में काम आता है, फाउंडेशन में काम आता है। मलबा हमारे यहाँ तो मलबे से जो है, जो स्टोन का मलबा निकलता है, उससे घर तक बना लेते हैं, क्योंकि उसमें स्टोन छोटे छोटे स्टोन होते हैं, उससे घर तक बना लेते हैं, उसका बाउंड्री वॉल बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मलबा भी काम आता है, लेकिन वो का मलबा का रोल क्या है, केवल फाउंडेशन तक, फाउंडेशन को फिल अप करना और वहां तक रह जाता है। लेकिन जब जो मलबा ऊपर था जिस जमीन पे, उस मलबे को निकाल करके जो फाइनल प्रोडक्ट, जो क्वालिटी निकली है, जो फाइनल प्रोडक्ट निकला है, जो स्टोन हम चाहते थे वो निकला है, वही स्टोन उस मलबे के ऊपर जाकर के अपना मंजिल बनाता है। तो अब यह हुआ क्या, पहले पहले कौन आया था, पहले तो मलबा ही निकला था ना ऊपर, लेकिन वो अब कहाँ है, वो जमीन के नीचे है। और ऊपर कौन है, जो नीचे से निकला है वो ऊपर है। इसका मतलब क्वालिटी और प्रोडक्ट हमेशा ऊपर आ जाता है, और जो वेस्टेज है वो नीचे चला जाता है। तो ये हमारा रिवाज है, इस सिस्टम का परंपरा है, और इस सिस्टम की इस परंपरा को हमें स्वीकार करना है कि ये वेस्टेज जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट ही रहेगा। तो इस तरह के हमको इस एटीट्यूड से अगर हम देखेंगे, तो हमें आने जाने का कोई हमको गम नहीं होगा, आएगा भी और जाएगा भी, जिसका जैसा रोल है उसको वैसा निभाना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि ये वेस्टेज और फाइनल प्रोडक्ट, ये आना जाना इस सिस्टम का एक प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं कि परिवर्तन। अब सिस्टम में आने के बाद परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, आपको कोई भी अगर काम दिया गया है, टास्क दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, और आप जो आज तक जिस तरह से जिस सोच के साथ जीते आए, जिस जो आपका रूटीन वर्क है जो करते आए हैं, उससे कुछ तो अलग होगा, क्योंकि वो तो सेम नहीं होगा। अब जब अलग होगा तो अलग को हम परिवर्तन को एक्सेप्ट हम जल्दी नहीं करते। जब भी परिवर्तन आता है, हम रूटीन लाइफ में जो चल रहा है ना, उसमें आदी हो जाते हैं, और परिवर्तन को हमें आदी होने के लिए, उसमें ढलने के लिए कुछ समय लगता है। तो परिवर्तन एक संसार का नियम है, गीता में भी ये लिखा है कि परिवर्तन संसार का नियम है, और परिवर्तन के बाद प्रोग्रेस भी होना संभव है, निश्चित है। परिवर्तन से ही प्रोग्रेस होती है, और जब प्रोग्रेस हो जाती है तो फिर परिवर्तन होता है। यानी परिवर्तन से प्रोग्रेस हुई, और प्रोग्रेस से हमारी लाइफ में जो परिवर्तन चाहते हैं हम, वो परिवर्तन होता है प्रोग्रेस से। तो इसके लिए हमको हमारा बस देखने का जो नजरिया है, हर चेंज के ऊपर, हर परिवर्तन के ऊपर, वो दो तरह का होता है। या तो हम उसके बारे में नेगेटिव सोच लेते हैं कि ये परिवर्तन से ये नुकसान होगा, या हम ये सोच लेते हैं कि इस परिवर्तन से आने वाले टाइम पे हमको ये बूम, ये बूस्ट, या ये हमारा डेवलपमेंट होगा। तो हमको सिर्फ उस हर परिवर्तन की गहराई को सोचना है, देखना है कि जो भी परिवर्तन हुआ है, देखिए हमारी लाइफ में भी तो परिवर्तन होता है। हम जब जन्म लेते हैं, और जन्म के बाद जब हम बड़े होते जाते हैं, तो क्या परिवर्तन नहीं होता है? जब हम जन्म लेते हैं तो हम कपड़े भी नहीं पहनते शायद,
और हम कहीं भी जब बच्चा होता है तो कहीं भी पोटी कहीं भी सुसु कर देता है, लेकिन जैसे जैसे समझदार होता है, उसको समझ आती है, वैसे वैसे वो मतलब उसको वो एक उसमें मैनर्स आने लगते हैं। तो वो कैसा है मैनर्स कि उसको संस्कार दिया है, इसको ऐसा सिखाया गया अपने वातावरण में, परिवार में वैसा सिखाया गया। तो यहाँ पर भी जब आता है आदमी तो नया उसी तरह का तो है, वो भी एक नया बच्चा ही तो है। तो उसके बाद उसको जैसे जैसे यहाँ पर संस्कार या एजुकेशन जैसे ये मिलेगा, तो उसके बाद वो उन सब चीजों को मेंटेन करने लगेगा। अब देखिए आप, एक सबसे बड़ा परिवर्तन लाइफ में इंसान के कब आता है? अब आदमी जब सिंगल होता है तब अपने एटीट्यूड पे चलता है। जब वो शादी लायक होता है, उसकी शादी हो जाती है, जब वो एक से दो हो जाते हैं, तो अब उसका एटीट्यूड या उसका लाइफ स्टाइल या उसका जीने का अंदाज, आप देखिए पहले जब सिंगल था उसका जीने का अंदाज क्या था, और जब आज उसकी शादी हो जाती है उसके बाद उसका जीने का अंदाज, यानी उसका तो टोटली परिवर्तन लाइफ में हुआ ना। उसके उसको फैमिली में एडजस्ट करना, उसके साथ में उसको कॉम्प्रोमाइज करके लाइफ को सेट करना, ये सब कब होता है? जब वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मेरी लाइफ में अब ये मैं जो सिंगल लाइफ से मैरिड लाइफ में आया हूँ, तो उसको उसी तरह से सोचना पड़ता है, तब उसको एडजस्ट करता है। अगर उसी तरह से सोचता रहता सिंगल लाइफ की तरह ही, तो क्या उसको एक्सेप्ट कर पाएगा? तो क्या वो उसके साथ जिंदगी भर साथ निभा पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसको अपने अपने को उसको उसकी सोच को बदल करके अपने जीवन के उद्देश्य को, क्योंकि वो किया है उसने, अगर वो सिंगल से मैरिड हुआ है तो इसका मतलब उसने अपग्रेड किया है अपनी लाइफ। क्यों? क्योंकि इसके बाद ही उसका और स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट होगा। अभी शादी हुई है, बच्चे होंगे तो और उसका डेवलपमेंट होगा, और बच्चे बड़े होंगे तो और डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से उसका ये प्रोसेस आगे बढ़ता हुआ है, सिंगल से वो मल्टीपल में जाता है, डबल होता है, डबल से फिर वो बच्चे होते हैं, इस तरह से मतलब ये चलता है। तो इस यहाँ पर भी आप सिंगल आते हैं और आप देखते हैं कि जब ऐसा कुछ समय आता है फिर आप लोगों को लाते हैं, फिर वो लोग भी आपके साथ एजुकेट होते हैं, फिर वो लोग भी लीडर बनते हैं। तो ये प्रोसेस है, हमको उस प्रोसेस के हिसाब से अपने आप को उसको उसमें सेट करना है। इस परिवर्तन को ये पॉजिटिव मानते हुए कि परिवर्तन का मतलब ये आपकी लाइफ में भी परिवर्तन है, स्वाभाविक है, जो हमारे रूटीन में होता है, जो हमको महसूस नहीं होता है, और हमारे सिस्टम में, हमारे योजना में, हमारे कार्य में भी परिवर्तन संभव है। बिना परिवर्तन के वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आप परिवर्तन नहीं चाहोगे तो क्या जिंदगी भर आप सिंगल रहोगे, तो हमारे रहोगे आप? तो अगर परिवर्तन नहीं पसंद करोगे तो आपको वैसी जिंदगी जीनी पड़ेगी। और अगर आप परिवर्तन के साथ एडजस्ट होते हो तो आप आने वाली जो है फैमिली लाइफ को एंजॉय करोगे। तो इसी तरह से परिवर्तन का मतलब आपको जीवन में आगे की प्रोग्रेस, बिना परिवर्तन के प्रोग्रेस नहीं होगी। और जब प्रोग्रेस हो जाएगी तो आप भी अपनी लाइफ को अपग्रेड कर पाएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में अगर आपने परिवर्तन को एक्सेप्ट किया, आप एक से दो हुए, तो आपका लाइफ का अपग्रेड हुआ। जैसे हमारे सिस्टम भी अपग्रेड का चलता है, आपकी लाइफ में भी अपग्रेड के बिना आप आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अपग्रेड किया आपने, स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड किया। तो इस तरह से हमें ये मान के चलना है कि हमारे इस सिस्टम का जो मेन जो बात है वो अपग्रेड है। अगर हमने अपने आप की अपनी लाइफ में अपने आप को अपग्रेड किया है तो हम सफलता की ओर हैं। हमारे सिस्टम में, हमारी योजना में भी हमने अपग्रेड किया है तो हम सफलता की ओर। तो कुल मिलाकर के परिवर्तन को स्वीकार करना, परिवर्तन को एक्सेप्ट करना, और परिवर्तन को पॉजिटिवली कि ये मेरी लाइफ है। जब जब भी परिवर्तन हुआ है, जब जब भी जहां पर भी परिवर्तन आया है, उसके बाद इमीडिएट इमीडिएट उसका थोड़ा सा इफेक्ट, जब तक लोग उसको समझ नहीं पाते, जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, तब तक उनको परिवर्तन से थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, थोड़ा सा नाराजगी होती है, थोड़ा सा वो समझो कि मानसिक तौर पर उसको स्वीकार नहीं कर पाता है। लेकिन जब 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 वो एक्शन में आता है, जब उसको जो बताया जाता है वैसे करता है, और परिवर्तन का जो इफेक्ट आता है, जब उससे प्रोग्रेस होती है, तब उसको समझ में आता है कि परिवर्तन से मैं आज यहाँ पर हूँ। आप देख लीजिए, जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी सिस्टम है, जब जब भी उनमें परिवर्तन हुआ है उसके बाद उनमें प्रोग्रेस हुई है, उसके बाद उसका डेवलपमेंट हुआ है। तो परिवर्तन नियम है हमारे लाइफ में भी और हमारे प्रोफेशन में भी, इसको हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। और परिवर्तन जो होता है वो हमेशा, जो भी करता है परिवर्तन, वो बेटर के लिए करता है। कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी
उसको रोकने के लिए परिवर्तन नहीं करती है, उसको प्रोग्रेस करने के लिए परिवर्तन करती है, बढ़ाने के लिए परिवर्तन करती है, जो उसका मिशन है उस मिशन तक, उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए परिवर्तन करती है। तो वो उस पूरी संस्था के बारे में सोचता है, और हम वो अपने बारे में सोचते हैं कि हमें अपने आप को प्रोग्रेस में लाना है, तो हमें भी उस परिवर्तन के साथ एडजस्ट होना है। हर बार जब आप अपग्रेड नहीं होंगे कहीं भी किसी भी सिस्टम में, तो आपकी प्रोग्रेस रुकेगी, और जब अपग्रेड होंगे तो आप प्रोग्रेसिव हैं, आपकी प्रोग्रेस हो रही है। ये हमको अपने माइंड में बिठा लेना है कि परिवर्तन इस हो रहा है, और परिवर्तन के साथ जो समस्या आती है, तीसरा टॉपिक आ गया समस्या का। परिवर्तन से समस्या महसूस होती है हमको। अब समस्या हमारे इस सिस्टम का पार्ट है, लाइफ का पार्ट है समस्या, इस सिस्टम का नहीं, लाइफ का पार्ट है। जब जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है, समस्या आई है, उसके बाद आप देखिए कि आपका उसका आगे का फ्यूचर क्या रहा है। किसी भी, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो बिजनेस लाइफ हो, चाहे किसी भी आप कंपनी को, बड़ी बड़ी आप कंपनियों को देख लो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ पर उनका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्किंग में एक सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम आज पूरी दुनिया में है, एमवे कंपनी। क्या एमवे कंपनी को समस्या नहीं आई है? आज इतना बड़ा जो हुई है वो क्या अपने आप हुई है क्या? एमवे कंपनी भी एक टाइम, मैंने पूरा हिस्ट्री सुना है उसका, मैंने एमवे भी ज्वाइन किया था 98 में, जिस दिन इंडिया में लॉन्च हुआ था। मैंने वहां से सीखा है, एजुकेशन लिया है। तो वहां पर भी एक दौर ऐसा आया था एमवे का, जब एमवे बंद होने के कगार पर थी। एक ही बस बचा था कि अब ये बंद होने वाली है, लेकिन वहां से जो एमवे को बनाने वाले थे, उनके दिमाग में कुछ विचार आए, उन्होंने उसके पर काम करना शुरू किया। उनके साथ जो लोग टीम में थे, जो नेटवर्क था, वो उनके विचारों से सहमत हुए, वो उनके साथ लगे। तो वहां से संस्था ने फिर, या कंपनी ने, वहां तो कंपनी थी, संस्था तो अपनी आए है, तो वो वहां से फिर प्रोग्रेस होने लगी। तो ऐसी प्रोग्रेस हुई कि आज वो पूरे दुनिया में नाम हुआ। कब हुआ? जब उसके जो मैनेजिंग है, उनके दिमाग में विचार आया कि इस समस्या को ऐसे हम समाधान करेंगे, और उनकी उस विचार को कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, उनके साथ दिया। तो आज देखो वो नाम है, और जो लोग उस टाइम पे उनके साथ थे, आज वो बड़े बड़े डायमंड है, उनका इनकम, उनका रॉयल्टी लाखों करोड़ों रुपया आता है, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने एक्सेप्ट किया। इसी तरह से हमारे यहाँ पर किसी भी कंपनी का एग्जांपल देख लो आप, जो भी आज कामयाब है, जो भी बड़े लेवल पे आज जो जिस मुकाम पर पहुंची है, वो 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 वहां पर तभी पॉसिबल हुआ है जब उसने परिवर्तन को स्वीकार किया है, ठीक है ना? परिवर्तन को स्वीकार करना ही एक हमारी जो प्रोग्रेस की पहल है, उसके लिए परिवर्तन को स्वीकार करना होगा। समस्याओं को समझना होगा। समस्या मतलब आने वाली प्रोग्रेस का एक सूचना, कि जब भी आपको समस्या आती है, इसका मतलब मान लीजिए कि लाइफ में आपके अपग्रेड होने वाला है, आप जीवन में और अच्छा सुधार हो करके आपकी जीवन की उन्नति होने वाली है। मेरे तो लाइफ में मैंने महसूस किया है, व्यक्तिगत लाइफ में भी, कि जब जब समस्या आई है, पहले हम समस्याओं से घबराते थे, लेकिन अब समस्या आती तो मैं पॉजिटिव होता हूँ कि इसका मतलब अब और कुछ अच्छा होने वाला है, और प्रोग्रेस होने वाली है। क्योंकि हमेशा जब भी प्रोग्रेस होती है, जब भी हमको एग्जाम आती है, एग्जाम देने वाले स्टूडेंट को क्या होता है, वो खुश थोड़ी होता है जब एग्जाम उसका आती है, डिक्लेयर हो जाती है, उसकी डेट आ जाती है कि इस तारीख से एग्जाम होगी। खुश नहीं होता, उसको टेंशन आती है, उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, उसको एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है, वो उस टाइम पर दुखी होता है। लेकिन उसके बाद जब एग्जाम दे करके एग्जाम का जब रिजल्ट आ जाता है, तो कितनी खुशी उसके पास आती है, वो अपग्रेड हो जाता है, उसको क्लास आगे बढ़ जाती है। तो उसी तरह से हमारा भी यहाँ पर ये सिस्टम है कि इस सिस्टम में हमको अपग्रेड होना है, और हमको एग्जाम को पास करना है, और उस समस्या को ये मानते हुए कि इस समस्या को अगर मैं पार कर लेता हूँ, यानी इस एग्जाम को पास कर लेता हूँ, तो मैं आगे अगले पायदान पे पहुंचता हूँ, यानी अगली क्लास में पहुंचता हूँ, यानी अगले स्टेप पे पहुंचता हूँ हमारे सिस्टम के। तो निश्चित रूप से समस्या ही आपको प्रोग्रेस देगी, समस्याओं से आप आगे प्रोग्रेस करेंगे। ये
कोई भी काम, ऐसा कोई व्यक्ति, अगर ऐसा कोई संस्था बता दीजिए, ऐसा कोई कंपनी बता दीजिए जिसने कंपनी या काम शुरू किया और उसके बाद कभी जीवन में उसको समस्या नहीं आई और वो लगातार एक ही स्पीड से बढ़ती रही। कोई एग्जाम्पल नहीं है। समस्या आकर के ही उसका ये हुआ। अब समस्याओं में जो पास हो जाता है, समस्याओं को जो फेस कर लेता है, वो आगे प्रोग्रेस कर जाता है। जो वहां पर ब्रेक लगा देता है समस्याओं में, यानी खुद जो कंपनी को चलाने वाला है वो हार मान लेता है, और वो हार मान लेगा तो टीम तो अपना आप हार मान ही लेगी, तो उसके साथ वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो चलाने वाला है, जो मैनेजमेंट है, अगर वो समस्या को नहीं हारता है, वो उसके प्रति मतलब ऐसे एफर्ट्स लगा करके उस समस्या को पार करने के अपने युक्ति लगाता है, अपना टैलेंट लगाता है, अपना मेहनत लगाता है, और उसके साथ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर वहां से एक नया कारवां बनना शुरू होता है। तो हमारा भी सिस्टम में अभी जो हुआ है वो पार्ट था हमारे डेवलपमेंट का, वो पार्ट था हमारे आगे आने वाली बहुत बड़ी सफलता का। वो हमने लगभग पार कर लिया है, और उसकी एग्जाम में जितने लोग पास हुए हैं वो सब लोग यहाँ पर आज हमारे साथ में है। जो फेल हुए हैं वो पिछली क्लास में रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ेंगे, अब वो वहां तक रुके हैं। तो अभी ये मान के चलिए कि आपने एग्जाम पास किए, तो फिर अगले साल अगली क्लास के लिए फिर हम मेहनत करनी पड़ेगी ना। एग्जाम पास करने का मतलब ये थोड़ी कि एक क्लास के एग्जाम पास कर ली तो हम सर्वगुण संपन्न हो गए, फिर अगली क्लास के लिए उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। जितनी बड़ी क्लास में आप जाओगे उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब आप बड़ी क्लास में आए हो तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, और ज्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा, और बड़ा सपना बनाना पड़ेगा, तो आपको फिर उस एग्जाम में पास हो जाओ फिर अगले साल। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको और बोल्ड होना पड़ेगा, और स्ट्रांग होना पड़ेगा, और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज्यादा आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। तब जाकर के आप इस सिस्टम में आगे, जो हमारा लक्ष्य है फाइनेंशियल फ्रीडम का, हम यहाँ क्यों आए? फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आए ना, कि आर्थिक आजादी, कि जो जीवन में आर्थिक समस्या हमने देखी है, जो देखते आए हैं, उससे हम यहाँ पर मुक्त हों, उसको पैसा कमाने की चिंता से मुक्त हो, हमारा परिवार खुशहाल रहे, हमारे परिवार में जो सपने हैं, जो इच्छा है, वो सबकी पूरी हो। इसीलिए तो आए हम। अब फिर उतनी बड़ी इच्छा पाने के लिए, जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, जो 30-30 साल, 40-40 साल लोग काम करके भी वो नहीं कर पाते हैं, जॉब करके भी नहीं कर पाते हैं, उसके बावजूद भी सिर्फ जीवन को काटते हैं, जीवन को जीते हैं कॉम्प्रोमाइजन के साथ में। और यहाँ पर अगर हम बोलते हैं कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ, तो वो 30 साल ट्रेडिशनल बिजनेस का, या आपकी जॉब का 30 साल, और यहाँ का 3 साल, आप उस 30 साल में जो नहीं पाते हैं उससे कई गुना ज्यादा इस 3 साल आप इस प्रोजेक्ट को दीजिए। 3 साल के लिए अपने आप को समर्पित कर दीजिए। 3 साल के लिए आप बस अपना दिमाग बंद कर लीजिए, कि जो सिस्टम बताता है उसको फॉलो करने लग जाइए, चाहे वो आपको नेगेटिव लगे, चाहे आपको आपको पसंद नहीं आए, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद देखिए कि आप 3 साल के अंदर यहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे लेते हैं, कैसे आपके सपने जितने भी है वो कैसे पूरा करते हैं। आज तक जितने भी लोग कामयाब हुए हैं इस इंडस्ट्री में, उनका एक ही कारण है कि उन्होंने समर्पित किया है, विश्वास किया है, और उसके साथ अपनी सोच को बढ़ा करके, ड्रीम को बढ़ा करके, उस ड्रीम को पूरा करने की जिद्दी उन्होंने की है, कि मुझे कामयाब होना है। जिद पकड़ना जरूरी है, कि अगर कामयाब मुझे होना है तो मुझे ही उसके लिए काम करना पड़ेगा, मुझे ही अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो ये सब चीजें यहाँ पर है। कामयाबी में आई हुई समस्या पार करने वालों को ही का ही इतिहास लिखा जाता है। जिन्होंने एग्जाम दी है, पास किया है, उन्हीं का रिकॉर्ड बनेगा, उन्हीं वही लिस्ट में होंगे। तो आज हम यहाँ पर जो है वो सब कामयाबी के उस सफलता की उस सिस्टम में हम सिलेक्शन हो चुके हैं। और हमें अब एक आने वाले टाइम पे जो इतिहास बनेगा श्री मारुति बैंक फाउंडेशन के सफलता का, तो सफलता का इतिहास किससे बनता है? हम व्यक्तियों से बनेगा, कि इन इन व्यक्तियों ने इस संस्था के साथ में शुरू से काम किया है, और इन्होंने इतना मेहनत और इतना लगन से काम किया है, इतना निष्ठा रखी है, इतना विश्वास रखा है। आज से मारुति बैंक फाउंडेशन का नाम तो होगा, लेकिन उसके नाम के साथ आपका भी तो नाम होगा, आप भी तो उसके साथ ही जुड़े हैं। आप सफलता की जो पहचान है वो तो आपके आपके एरिया में आपकी होगी। श्री मारुति बैंक फाउंडेशन का नाम एक संस्था है, और उसका उसकी गुडविल बनेगी, लेकिन सफलता का जो सार है, जो पैसा है, वो तो आपके पास आएगा। तो इस तरह से हमको अपनी थॉट को बदलना है,
जैसे आप एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आखिरी, कि हम जैसे मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में अनावश्यक डाटा हो जाता है, बहुत सारा डाटा हो जाता है, तो मोबाइल क्या हैंग करने लगता है ना, और वो उसकी स्पीड कम हो जाती है। हम क्या करते हैं, मोबाइल का डाटा कुछ डिलीट करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, स्पीड अच्छी हो जाती है, मोबाइल प्रॉपर काम करने लगता है। तो वही तो प्रोसेस है हमारा, हम रिफ्रेश ही तो कर रहे हैं, डाटा को, जो अनावश्यक डाटा को डिलीट ही तो कर रहे हैं। तो उससे आप उसके बाद देखना, अब अनावश्यक डाटा डिलीट हुआ, हमने रिफ्रेश किया, अब आपकी स्पीड देखो, आप खुद अपने मोबाइल पे महसूस करते हो, और यहाँ पर भी आप महसूस करना कि अब ये हो चुका है, हमारा रिफ्रेश हो चुका है सिस्टम। अब देखना आप उसकी प्रोग्रेस, आने वाले अगले 2 महीने के अंदर ही आपको ये प्रोग्रेस सबको दिखेगी, अपने अपने स्तर पर दिखेगी। बस हमें लगना है, अब उस तरह से स्पीड बढ़ानी है, उस तरह से हमको एक क्लास पास कर ली, अगली क्लास में गए तो उसके ऊपर हमारा जो होमवर्क भी बढ़ेगा और हमारा काम भी बढ़ेगा, हमारी को स्टडी भी ज्यादा करनी पड़ेगी। वो सब इसी तरह से यहाँ पर भी आपको रेगुलर दोनों मीटिंग में आना है, लोगों को लाना है और सिस्टम के साथ इन्वॉल्व करना है, पॉजिटिव थॉट रखना है, लक्ष्य बड़ा बनाना है, सपने बड़े बनाने हैं और उस राह पर चलते जाना है, चलते जाना है, रुकना नहीं, नियमित काम करना है, नियमित काम करना है। तो आपकी प्रोग्रेस, चाहे आप 2 कदम चलो रोज, चाहे आप 4 कदम चलो, चाहे आप 4 किलोमीटर चलो, आपकी समय और आपकी स्पीड वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन निरंतरता जरूरी है, कंटिन्यूटी जरूरी है। ब्रेक जरूरी नहीं कि आज आप चले कछुए की तरह, आप उस खरगोश की तरह आपने दौड़ लगाई और जाकर के थक करके सो गए, और उसके बाद कछुआ जो है वो निरंतर चलते हुए भी वो आपको पार करके आगे निकल जाता है। इसी तरह से हमको कंटिन्यूटी जरूरी है, निरंतर चलना जरूरी है। अगर हम चलते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम मंजिल पार करेंगे। अगर हम कितना भी दौड़ करके रुक जाएंगे तो हमारी मंजिल हमको नजदीक होते हुए भी हम उससे दूर रह जाएंगे। तो मैं आज के सेशन को, जो व्यावहारिक सेशन था, जो हमें अपने विचारों में परिवर्तन ला करके, हम इस परिवर्तन को स्वीकार करके, इस परिवर्तन के साथ एडजस्ट करके, इसको सिस्टम को फॉलो करके, अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के अपने अपने विचार होते हैं, उनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए, देवाशीष सर को ऐसा डिसीजन करना चाहिए, ये सब दिमाग में विचार आते हैं। जितने लोग हैं उतने विचार आएंगे दिमाग में, लेकिन आप ये सोचो कि इतने सारे विचारों को एक महाविचार जो होता है, वो इतनी बड़ी संस्था को लेकर चल रहे हैं, तो उनके पास भी हमसे को बहुत बड़े विचार हैं, और वो उसको सोच समझ करके उनको संस्था चलानी है और हमको अपने आप का टीम चलानी है। अब फर्क देखिए, तो उनकी संस्था में 6 लाख लोग हैं और हमारे पास कितने लोग हैं, किसी के पास 6 लोग होंगे, किसी के पास 60 लोग होंगे, किसी के पास 600 लोग होंगे, किसी के पास 1000 लोग होंगे। मतलब हमारे मुकाबले में उनके पास इतने ज्यादा लोग हैं, तो वो सबके लिए सोचते हैं, उनके विचार ही वैसे होंगे, उनके सोच ही वैसे होगी, उनका एक्शन ही ऐसा होगा। लेकिन वही बात आती है कि उसमें कुछ ना कुछ हमको, जब वो इम्प्लीमेंट होता है, जब वो डिक्लेयर होता है कि हमको इस तरह से करना है, जैसे कल टाइमर का जो आया, अब टाइमर का जो सिस्टम आया इतना पावरफुल है कि उससे निश्चित रूप से आपका प्रोग्रेस होगा, पैसा आना शुरू होगा, पैसा आएगा। लेकिन उसमें भी कुछ लोग, हो सकता है ये तब कर दिया, पहले जैसे चल रहा था वैसे इजी था, कोई केवाईसी की जरूरत नहीं थी, कोई टाइमर की जरूरत नहीं थी, जस्ट जिसको मर्जी पड़े वैसे करता था। तो हुआ क्या, 10-10 हजार लोगों की टीम के बावजूद भी उसका इनकम, जो उसको फ्रीडम होना चाहिए था, 17 करोड़ आना चाहिए था, क्या हुआ, उसको 1,00,000-2 लाख पे अटका हुआ है। तो अब ये सब कुछ होगा इस परिवर्तन के बाद, इस सिस्टम के बाद, बहुत पावरफुल, टेक्निकली भी अपडेट होना जरूरी है और हमको हर तरह से अपडेट होना जरूरी है। तो अपडेशन का ये पार्ट हमने एक्सेप्ट किया है सभी ने, ये मानते हुए आज जितने भी लोग यहाँ पर है, सब इसको एक्सेप्ट करते हुए हमारे एक्शन को हम पावरफुल बनाए, एक्शन को फास्ट करें, और हम आने वाले उस एग्जाम के लिए, जो और अगली एग्जाम है उसके लिए फिर तैयार रहें, उसको पास करें, और हम क्लास दर क्लास, स्टेप बाय स्टेप हम अपग्रेड करते जाए, और 10 लेवल का हमारा जो लक्ष्य है 17 करोड़ पाने का, उसको आप दिमाग में बिठाए कि मेरा लक्ष्य है 17 करोड़ पाने का, और सिर्फ 10 महीने में, ज्यादा नहीं, अब 10 महीने, 10-17 करोड़, 10 लेवल 10 महीने में कंप्लीट होगा इस सिस्टम से, अगर हमने उस पर एक्शन किया तो मैं आज के इस सेशन को, व्यावहारिक सेशन को यहाँ पर विराम करता हूँ। और इसके लिए मैं इस सेशन पे जो मैंने बताया है, जो बातें मेरे विचार है, इसको समर्थन के लिए मेरे अजीज दोस्त, मेरे सहयोगी, जो हम मिलकर के और एक विचार से काम कर रहे हैं, हमारे गणेश सिंह जी राजावत, जो कि सिंगरौली में बहुत बड़ा प्रोग्राम जिन्होंने करके दर्शाया है कि वो जो ठान लेते हैं वो करते हैं।
उनके अंदर भी जिद्दी और जुनून है। तो ऐसे मैं राजावत जी को यहाँ पर इनवाइट करूंगा कि आज के सेशन के बारे में वो अपना वो दे अपना विचार और अपनी शेयरिंग दे। तो राजावत सर, वेलकम। थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू। मेरे अजीत सहपाठी गुप्ता जी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। मेरे सभी जो जुड़े हुए 300 एवं मेरे भाई बहन हैं, सभी को मेरा सतत नमन प्रणाम करता हूँ। दोस्त, आज हमारे गुप्ता जी ने वास्तव में जो चीज बताई है, यदि प्रैक्टिकली हम अपने जीवन में उतार लिए, इस मारुति में सफलता से कोई नहीं रोक सकता। दोस्त, हम आप अपने बच्चों को कक्षा 1 में स्कूल में एडमिट कराते हैं, एडमिशन कराते हैं, पर अलग से घर पे ट्यूशन भी पढ़वाते हैं। दोस्त, क्या हमें विद्यालय पे भरोसा नहीं था? पर हम उसको अलग से ट्यूशन भी करा के और उसकी तैयारी कराते हैं। तो दोस्त, हमारी मारुति फाउंडेशन में भी हम कक्षा 1 में एडमिशन लेते हैं। कक्षा 1 में एडमिशन लेके शुरुआत करते हैं। इसमें 3 बोर्ड एग्जाम है। दोस्त, पहला बोर्ड है 5वीं, दूसरा बोर्ड है 8वीं। तो हमें भी ट्यूशन तो पढ़ना पड़ेगा। ट्यूशन मतलब हमें सीखना तो पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगी, तभी हम ये बोर्ड के एग्जाम पास कर पाएंगे। साथियों, यहाँ पर आखिरी बोर्ड एग्जाम है 10वीं। यदि उस 10वीं बोर्ड को हमने पास कर लिया तो दोस्त, हमारा जीवन बदल जाएगा। पर हम स्कूल की बात करें तो वहां के 10वीं बोर्ड पास करने के बाद भी हम अपनी राह, अपनी जिंदगी को जीने के लिए राह तलाशेंगे। यहाँ पर 10वीं बोर्ड का एग्जाम पास करने के बाद तो राह हमें तलाशना नहीं पड़ेगी, जिंदगी में भटकना नहीं पड़ेगा। तो साथियों, समय ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि आज गुप्ता जी ने बहुत जबरदस्त चीज कही है। मैं सिर्फ 4 लाइनें आपको बताना चाहूंगा कि समय की बहुत बड़ी अहमियत है। तो मेरे साथियों, सब कुछ सुधर चुका है, सिर्फ समय जाया मत करो, नहीं तो कैसे पछताना पड़ेगा। मेरी ये 4 लाइनें सुने, आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। दोस्तों, हम 1 साल की कीमत यदि किसी से पूछना है, जानना है, तो परीक्षा में फेल हुए उस विद्यार्थी से पूछिए 1 साल कैसे खराब हो गया, उसके दिल में कितना बड़ा अफसोस होगा। दोस्त, 1 माह की वैल्यू भी यदि हमें समझना है, 1 माह भी हमने जाया किया तो दोस्त इसकी कीमत समझना है, तो एक 8 माह की गर्भवती उस महिला से पूछिए 9वां महीना कैसे गुजरा था। दोस्त, 1 महीना नहीं, 1 दिन की वैल्यू यदि 1 दिन भी हमने जाया किया अब, तो दोस्त 1 दिन की वैल्यू पूछना है तो उस मुसाफिर से पूछिए 1 मिनट से देखते देखते बस गुजर गई थी, सारा दिन उसका खराब हो गया। तो दोस्तों, एक दिन की कीमत यदि पूछना है तो दोस्तों रोजमर्रा कमाने खाने वाले उस मजदूर से पूछिए, जिस दिन उसको काम नहीं मिला उस दिन उसका रात का चूल्हा नहीं जला। तो दोस्तों, 1 घंटे की वैल्यू भी यदि आपको समझना है, 1 घंटा भी यदि आपने जाया किया तो उस प्रेमी से पूछिए प्रेमिका के इंतजार में 1 घंटा कैसे कटा था। तो दोस्तों, 1 सेकंड की भी यदि वैल्यू अपन को समझना है, पूछना है, तो दोस्तों ओलंपिक में रजत पदक विजेता से पूछिए 1 सेकंड से गोल्ड मेडल रह गया था। तो साथियों, ये गोल्ड मेडल 1 सेकंड से भी
फिसल सकता है। तो अब समय जाया मत करो दोस्तों, लग जाओ तन मन से। धन की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है, सिर्फ ट्यूशन पढ़ने की जरूरत है। तो साथियों, हमारा सिस्टम बहुत दुरुस्त हो गया है। पैसे की अब बहार आने वाली है, पैसा अब रुकने वाला नहीं है। तो साथियों, सभी को इसी उम्मीद के साथ कि आप जितने अब हमारे भाई इस सिस्टम में हैं 100% सफल हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गुप्ता जी, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा, आपने बहुत मोटिवेट किया हमारे आज के इस एजुकेशन को, आपने महत्व बताया। थैंक यू। मैं अब यहाँ पर राजेश ठाकुर जी सर को इनवाइट करता हूँ, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर को, कि वो आए और आप अगर कंफर्ट जोन में है तो आप बताएं कि आज के एजुकेशन को लेकर के आपका भी उसके बाद में ब्रीफिंग जो आप जैसा करना चाहते हैं आप बताइए। थैंक यू सर, आइए। जी सर, जो सर आपने आज माइनिंग का बताया कि वेस्टेज निकल जाती है तो स्टोन ऊपर आ जाते हैं, बहुत अच्छी चीज बताई है। जो हमारे सिस्टम का फिल्टर लगा है ये टाइमर वाला, ये सोने पे सुहागे का काम करेगा। जो वेस्टेज है वो सारी निकल जाएगी और जो स्टोन है, जो हम लोग बचे हैं सिस्टम में, एक्चुअल में जो रियल वॉलंटियर है वो ही बचेंगे और जो फालतू का कचरा है वो साइड पे निकल जाएगा और एक्चुअल में पैसा आएगा। जो पहले दिख रहा था वो आ नहीं रहा था, वो अभी आएगा। और जो हमें गणेश सर ने समय की व्याख्या समझाई है, और इससे बड़ी समय की व्याख्या समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। जो समय की इंपॉर्टेंस को समझेगा, वो जो टाइमर को फॉलो करेगा, वही यहाँ से पैसा निकाल के लेके जाएगा। तो आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा, अल्टीमेट सेशन लिया अमल गुप्ता सर ने। वो नॉलेज दी जो कि हमारे जीवन में भी काम करेगी और हमारे बिजनेस में भी काम करेगी, अगर आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो। तो बस इन्हीं बातों से आज का सेशन हम विराम करते हैं। बाकी कल फिर मिलेंगे इसी समय पे 8 से 9 के सेशन में, क्योंकि समय की गरिमा है। अब समय की इंपॉर्टेंस समझाई है तो हमें समय पे हर चीज करनी भी पड़ेगी और उस चीज को समय पे समाप्त भी करना पड़ेगा। 9 बज चुके हैं तो जी सर, जी तो आज के सेशन को हम समाप्त करेंगे और जय घोष के नारे से गणेश सर लगा दीजिए नारा, और शाम को फिर मिलते हैं मीटिंग। जय हर हर मारोटी, हर हर मारोटी, घर घर मारोटी, हर हर मारोटी, जय श्री मारोटी फाउंडेशन, जय श्री मारोटी फाउंडेशन। कर भला तो हो भला तो हो भला। यस।